2021 में 18 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो सेशन में हम 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो को हमें बहुत लंबा नहीं करना है। 20 क्वेश्चन की यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद में 20 क्वेश्चन जो होगा ये अगली वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में दोनों को एक करके कंपाइल करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन बन के आया था पेपर में। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस तरह का ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा किस तरह का ऊर्जा स्रोत है, यानी कि आपको जितनी भी एनर्जी है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, विंड ऊर्जा हो गया, ठीक है, इसके बाद में जो जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, इन सारे विषयों पे आपको पढ़ना होगा। इन सारे विषयों से संबंधित कंटेंट आपको पढ़ना होगा। ओके, तो सौर ऊर्जा जो है क्षयशील है, यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। नवीनकरणीय है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि सौर ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसको हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नवीनकरणीय का मतलब होता है कि हम किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर ले जाएं। ठीक है, दैट इज नवीनकरणीय ऊर्जा। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है कि पारंपरिक और अपारंपरिक में कौन सा सही होगा। तो पारंपरिक का मतलब होता है टेम्पररी, आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, इसके बाद में फिर आप कह सकते हो आपका कोयला वगैरह हो गया, ये क्या है, ये पारंपरिक है। लेकिन आप अपारंपरिक में ये सौर ऊर्जा हो गया, इसके बाद में विंड एनर्जी हो गई, ये अपारंपरिक है। तो सौर ऊर्जा किस तरह का ऊर्जा स्रोत है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपारंपरिक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं कि मैं कई सारे फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यही चीज हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आपका ब्राजील में आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्राजील में आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। टॉपिक क्या था, थीम क्या था। अगर हम थीम की बात करें तो जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता इसका थीम था, और इसके बाद में जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसका थीम था। तो ये सारी चीजें आप याद करते चलें। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में कंडक्ट करवाया गया था, आयोजित करवाया गया था, और जैव विविधता जलवायु परिवर्तन इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। तो सभी को पता होगा चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, जो कि टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन के बारे में मैं आपको बताऊं अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो ये 1972 में कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, किनके माध्यम से ये कंडक्ट करवाया गया था, तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। क्या नाम था, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। ठीक है, ये लीडर थे, पर्यावरणविद थे, मतलब पर्यावरण विशेषज्ञ थे। इन सभी के माध्यम से जो है, इसके बाद में गौरा देवी का भी नाम आता है इसके अंतर्गत, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, और भी कई सारे लोग थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है टिहरी गढ़वाल से शुरू कराया गया था। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि आसाम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है काजीरंगा, आसाम में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है, तो रणथंभौर, ये जो रण वगैरह शब्द है ये राजस्थान से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट आप देख लीजिए, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर है, चेन्नई में, याद रखिएगा। एंड सिमलीपाल आपका जो है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा स्टेट में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले जल का प्रतिशत कितना है। तो सिंधु जल संधि के अनुसार भारत द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले जल का जो प्रतिशत है वो 20% है। एक्चुअली में सिंधु जल समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कराया गया था, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था, ये साइन करवाया गया था कि झेलम, सिंध और चिनाब, कौन कौन सी नदी है आप याद रखना, झेलम है, सिंध है और ये चिनाब। ठीक है, ये पश्चिमी नदियां हैं। इनका जो पानी है
इसके पानी पर 80% पानी पर जो है ये पाकिस्तान का अधिकार होगा। इन नदियों के पानी पर 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार होगा और 20% पानी जो है ये भारत यूज करेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत को क्या मिला, तो भारत को रावी, सतलज और इसके बाद में एक नदी और है ब्यास। ठीक है, ये ब्यास, रावी, सतलज, ब्यास की जो नदियां हैं इसके 80% पानी पर जो है ये भारत का अधिकार होगा। ठीक है, इसके अलावा झेलम, सिंध और चिनाब पर भारत कोई प्रोजेक्ट बना सकता है, जैसे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया या कोई बांध वगैरह हो गया, ये भारत बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसके पानी को यूज करेगा, 20% पानी इसका पाकिस्तान में जाएगा और यहाँ पर भी भारत कोई प्रोजेक्ट बना सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कई सारे विवाद भारत और पाकिस्तान में चले आ रहे हैं, जिसमें जो प्रमुख विवाद है ये है पाकल दुल। ठीक है, नाम क्या है, पाकल दुल प्रोजेक्ट है। और इसके बाद में किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ये सभी लोगों को पता होगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो एक प्रोजेक्ट है कालनाई। ठीक है, तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं इन नदियों पर, कई सारे बांध वगैरह, डैम वगैरह को लेके भी कंफ्यूजन है, दोनों देशों में विवाद है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, सारी चीज़ें, सारे जो फैक्ट्स हैं ये हम अपने कंटेंट में शामिल करेंगे, जब वीडियोज आएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है। केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। ठीक है, केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है, जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। इसके अंतर्गत हम जल प्रबंधन देखते हैं। ठीक है, ये उत्तरी केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को लेके ये जो है प्रणाली प्रचलित है, जिसमें हम जल संग्रहण, जल प्रबंधन को देखते हैं। ठीक है, तो ये पुरानी अवधारणा है, सदियों पुरानी अवधारणा है, आपको इतना याद रखना है। केरल की सुरंगम प्रणाली जो है जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। आगे बढ़ें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहाल का मतलब क्या होता है, किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, बहाल का मतलब होता है, मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आ रहा है मुझे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसके लिए, यहाँ पर आप देखेंगे समुपयोजन लिखा हुआ है, निर्वनीकरण लिखा हुआ है, वन रोपण लिखा हुआ है। तो वन रोपण का मतलब क्या होता है, वन रोपण का मतलब होता है पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, तो ये आप वन रोपण कर रहे हो, बहाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप वन रोपण कर रहे हो, अपने माध्यम से वन रोपण आप कर रहे हो। निर्वनीकरण का मतलब सभी को पता होगा कि वनों को काटना, डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण हो गया। समुपयोजन का मतलब ये होता है कि वनों का समुपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, आप एक तरह से इसको आप सम उपयोजन, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम उपयोजन, यानी कि वनों का हम समुपयोग कैसे करें, समुपयोजन कैसे करें। इसके बाद में पुनर्वन रोपण, मतलब पुनः वन को अस्तित्व में लाना। ठीक है, किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल जो कि अब समझ लो कि बिगड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, वन नष्ट हो चुके हैं, उसको पुनः बहाल करने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे पुनर्वन रोपण। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं ये निर्वनीकरण ऑप्शन को, वन रोपण ऑप्शन को। ठीक है, आप पुनर्वन रोपण और समुपयोजन में कंफ्यूज होंगे, जिसमें अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आप पुनर्वन रोपण पर मार्क करके आएंगे। ओके, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जल संचयन बांध स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जल संचयन बांध स्थित है, यहां पर इसका राइट आंसर होगा हसदेव बांगो बांध। ठीक है, हसदेव बांगो बांध जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोटा बांध आपको पता होगा राजस्थान में स्थित है, कोटा नाम से ये स्पष्ट है कि राजस्थान में होगा। जवाहर सागर बांध ये जो है ये भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, ये बूंदी जिला में पड़ता है, राजस्थान में बूंदी जिला में ये बांध पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में काली सिंध की अगर हम बात करते हैं तो काली सिंध जो है ये आपका राजस्थान में अगेन, ठीक है, ये भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है। तो ये तीनों बांध जो है आप देख सकते हैं कि राजस्थान में है और आपका ये छत्तीसगढ़ में हसलदेव बांगो बांध पड़ता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जल संचयन के लक्ष्य के साथ कौन सा राज्य जलाभिषेकम अभियान आयोजित करता है। तो जलाभिषेकम अभियान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य आयोजित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जलाभिषेकम मध्य प्रदेश आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषमपोषी का उदाहरण कौन सा नहीं है।
विषमपोषी का उदाहरण कौन सा नहीं है? विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी का मतलब ये होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहे, अपने भोजन के लिए जो दूसरों पर डिपेंड रहता है उसको हम कहते हैं विषमपोषी। और ये बोल रहा है कि इसका उदाहरण कौन सा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मांसभक्षी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी विषमपोषी होते हैं। मांसभक्षी का मतलब क्या है? जैसे हम इंसान मांसभक्षी बोले जाएंगे, ठीक है। तो मांसभक्षी के लिए, मांस के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड रहना है, यानी कि ये इसका उदाहरण है विषमपोषी का। सर्वभक्षी भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। उत्पादक का मतलब क्या है? उत्पादक विषमपोषी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये खुद उत्पादक है। मतलब उत्पादक का मतलब ये खुद अपने आप को उत्पादित कर रहा है, तो इसको कोई बाद में आके खा लेगा, ये अलग चीज है। तो यानी कि उत्पादक जो है ये विषमपोषी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसका नाम दिया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमृता देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अमृता देवी के नाम से दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिए, एक सेकंड, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसके द्वारा शासित है? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियन संयुक्त रूप से WHO एंड FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के बीच में शासित है। मतलब ये दोनों मिलकर जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस को संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। कोडेक्स का मतलब क्या है? कोडेक्स को अगर आप हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे तो कोडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोड लिख के आ रहा है, ठीक है। तो कोड का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि इसमें जैसे खाने से संबंधित, ठीक है, इसके बाद में या कृषि किसी चीज़ में आपको पता होगा कोड लगता है, कोड से हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कोड हो गया। इसके बाद में कोई स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, खाने पीने का या फिर किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड हो गया। इसके बाद में कोई गाइडलाइन होती है, ठीक है, किसी चीज़ से संबंधित गाइडलाइन होती है। तो ये सारी चीज़ें कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अंतर्गत आता है, जिसको WHO और FAO के माध्यम से संचालित किया जाता है या फिर शासित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके GS सेक्शन में किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप सभी को पता होगा जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो प्रोटोकॉल है ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1997 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। 2005 में ये कंप्लीट इन्होंने घोषित किया था कि हाँ एक्सेप्ट करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से जो भी संबंधित प्रोटोकॉल वगैरह हैं, और 1997 में इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इसके प्रबंधन पर, और CO2 को हम कैसे कम कर सकते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज है, वहाँ से जो CO2 गैस रिलीज होती है इसको हम कम से कम कैसे रिलीज करें, इस पे चर्चा किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन है यह है कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो कार्बन चक्र, ठीक है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका हो सकती है? कार्बन चक्र में क्या होता है आप सभी को पता होगा कि इन्वायरमेंट में कार्बन जो है ये हर जगह पे मौजूद है। कार्बन चक्र को जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका क्या है। तो अगर हम इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें तो नाइट्रोजन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, नाइट्रोजन यौगिक का समावेश कोई मतलब नहीं है, रसो संश्लेषण कोई मतलब नहीं है, प्रकाश संश्लेषण, देखिए कार्बन यौगिकों का भंजन, जीवाणु क्या होती है? आपने जीवाश्म ईंधन पढ़ा होगा, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन ये है कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो किसी भी कार्बन युक्त चीज को, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। फाइनली वो क्या होता है, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी जो डेड प्राणी है, एनिमल है, जीवाणु का उपयोग ये होता है, भूमिका ये होती है कि वो उसको जो है अपघटित कर देते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि कार्बन यौगिकों का भंजन, कार्बनिक यौगिकों का भंजन, तो जीवाणुओं का
भूमिका ये है कि जो भी कार्बनिक यौगिक है उसको वो अपघटित कर देते हैं, उसको वो भंजित कर देते हैं, उसको वो नष्ट कर देते हैं। तो कार्बन चक्र में जीवाणुओं की यही भूमिका है। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुजीवी जीव क्या है? वायुजीवी का मतलब क्या है? वायुजीवी का मतलब जो वायु के द्वारा जीवित हो। ठीक है, तो वायुजीवी जीव कौन से होते हैं? तो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव वायुजीवी जीव होते हैं। तो ये इसके नाम से ये स्पष्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त वातावरण ये गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद में आप देखेंगे ऑक्सीजन रहित, तो वायु में तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेके जो जीव जी रहे हैं तो ये ऑक्सीजन रहित, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे फास्फोरिक वातावरण में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव जो है वायुजीवी जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम गूंज सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ध्वनि के स्रोत से, जहां से ध्वनि निकल रही है, इसके स्रोत से जो अवरोध है, ठीक है, जहां पर ये ध्वनि पड़ने वाली है, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर इसकी जो दूरी है ये लगभग 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 17.2 मीटर होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जब आप ध्वनि को पढ़ेंगे अच्छे से, जिसमें हम ध्वनि प्रदूषण पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो वहां पर इसकी चर्चा की जाएगी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति घोंसले बनाने के लिए ओडिशा के गहीरमाथा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को जिन लोगों ने करंट अफेयर को फॉलो किया होगा इसकी चर्चा बार बार की गई है। तो ओडिशा के गहीरमाथा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष जो है ओलिव रेडली कछुए आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ठंडी के मौसम में आते हैं, अंडा देने के लिए आते हैं ओडिशा के समुद्री तटीय क्षेत्रों पर। समुद्री तटीय क्षेत्रों में, ओडिशा के समुद्री तटीय क्षेत्रों में ओलिव रेडली कछुए जो होते हैं प्रतिवर्ष अंडे देने के लिए आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है, ये सुनामी नाम का जो अर्थ हॉर्बर वेव यानी कि जो बंदरगाह तरंग है, ठीक है, इसको हटा दो, आप ऐसे इसको पढ़ लो कि सुनामी जो ये शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये जापानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये चीज। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है ये है प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग किसने प्रदान किया? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट्स है। तो प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग जो है ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, रॉबर्ट कोस्टांजा ने प्रदान किया। प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को, ध्यान रखिएगा, ये कोई और सेवा नहीं है, ये प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग किसने प्रदान किया? तो रॉबर्ट कोस्टांजा ने प्रदान किया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव का आकार लगभग 0.022 माइक्रोमीटर होता है? ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जीवाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, सॉरी विषाणु हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर विषाणु। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर आपका नाइट्रोजन नहीं है। आपका ग्रीन हाउस गैसेज में मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फार्मूला N2O होता है ये भी आता है। यानी कि ये CH4, इसके बाद में CO2 एंड देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, और यहाँ पर N2O, और जलवाष्प भी आप लिख सकते हैं, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है कि जो सन से इंफ्रारेड्स आती हैं अर्थ पर, ये यहाँ तक पहुँच तो जाती हैं, लेकिन इन गैसों के वायुमंडल में मौजूद होने की वजह से ये यहाँ से लौट नहीं पाती हैं। ठीक है, ये वापस नहीं जा पाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है ये हाई होता है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है ये गर्म होता है। इसी की वजह से जलवायु परिवर्तन प्लस अन्य प्रॉब्लम्स जो हम लोग देख रहे हैं आजकल, ये सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का यही एग्जांपल्स हैं, और ग्रीन हाउस गैस के बारे में सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा का एक स्थल खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ज्वारीय ऊर्जा का एक स्थल खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। ओके, आगे बढ़ें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यापारिक रोग को कृष्ण फुफ्फुस रोग यानी कि ब्लैक लंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फुफ्फुस धूलियमता। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ब्लैक लंग डिजीज का मतलब यहाँ पर ये होता है, ये फेफड़े से संबंधित है। ठीक है, फेफड़े में जो कैंसर वगैरह होता है ये
कृष्ण फुफ्फुस रोग की वजह से होता है। आपको बस इतना जानना है इसके विषय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन और वृद्धि की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? तो प्रजनन और वृद्धि की कृषि पद्धति को हम पशुपालन बोलते हैं। ये थोड़ा सा मुझे इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है कि क्यों बोलते हैं। इसकी चर्चा जब हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो प्रजनन और वृद्धि की कृषि पद्धति को हम पशुपालन बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से कौन सा सम्मेलन लुप्त प्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो यहाँ पर लुप्त प्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से जो सम्मेलन संबंधित है वो है आपका CITES सम्मेलन, याद रखना, ठीक है। ये लुप्त प्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित सम्मेलन है CITES। इसके अलावा जो और यहाँ पे सम्मेलन दिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है रॉटरडैम सम्मेलन। तो रॉटरडैम सम्मेलन जो है ये खतरनाक रसायनों के अवैध व्यापार से संबंधित है। याद रखिएगा, खतरनाक रसायन के अवैध व्यापार से, ठीक है, संबंधित है। ये अवैध व्यापार से संबंधित है, ओके। जो नेक्स्ट है लिखा हुआ है वियना सम्मेलन। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि वियना सम्मेलन ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उससे संबंधित है। ओजोन परत के क्षय से संबंधित है। ओजोन परत के क्षय में क्या होता है आपको पता होगा, समताप मंडल में जो O3 गैसेस हैं ये अर्थ पर जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको रोकती है, यहीं पर रोक लेती हैं, ब्लॉक करती हैं, ठीक है। सन की अल्ट्रावायलेट रेज जब पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं इस वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। अदरवाइज यहाँ पर जब ज़्यादा इसका जो होल है, इसका जो क्षयीकरण है ये ज़्यादा अगर हो जाता है तो सन की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आएंगी, यहाँ पर इंसानों को प्रभावित करेंगी, पेड़ पौधों को भी प्रभावित करेंगी। इंसानों में ये स्किन डिसीज का, स्किन कैंसर का एक कारण बन सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओजोन परत के क्षय के कारण और उससे संबंधित प्रभाव। इसके बाद में लास्ट में आप देख रहे हैं ये है बेसल सम्मेलन। बेसल सम्मेलन में क्या होता है कि जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ, ध्यान रखिएगा, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी से निकलते हैं उसका निस्तारण कैसे किया जाए। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जो यूज हो चुके हैं, दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, उनको हम रीयूज भी नहीं कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया। प्लस जो इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे केमिकल या फिर खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे पदार्थों का जो अवैध व्यापार होता है, एक सीमा से दूसरी सीमा में डालना, कभी कभी क्या होता है कि हम दुश्मनी निकालने के लिए अपनी सीमा से दूसरे सीमा में ऐसे पदार्थों को जाने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है बेसल सम्मेलन के अंतर्गत। तो ये रॉटरडैम आपको याद होना चाहिए कि खतरनाक रसायन से संबंधित है और बेसल आपका खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है। वियना सम्मेलन आपका ओजोन परत के क्षय से संबंधित है। एंड CITES सम्मेलन जो है ये लुप्त प्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अमेजन 1 किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको पता होगा अमेजन 1 जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। वन को आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। जितने तरह के वन हो सकते हैं, कौन से वन कहाँ पे स्थित हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल डिस्कशन करना है। एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो पोस्ट है ये वन दरोगा का प्रोफाइल है, तो वनों के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन जुताई क्या है? तो ग्रीष्मकालीन जुताई ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीष्मकाल में खरपतवारों और कीटों को नष्ट करने के लिए खेतों की गहरी जुताई की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खरपतवारों और कीटों को नष्ट करने से संबंधित है ग्रीष्मकालीन जुताई, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्षा से बचने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर नमी नियंत्रण से संबंधित ऑप्शन दिया हुआ है, जल संरक्षण से संबंधित ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि खरपतवारों और कीटों को नष्ट करने के लिए हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है मृदा के गीले होने पर आकार या ढलाई को बदलने की क्षमता को निम्नलिखित में से कौन सा कारक निर्धारित करता है? गीली मिट्टी को आकार या ढलाई में बदलने की क्षमता को कौन सा यहाँ पर कारक है जो निर्धारित करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मृदा संशक्ति, ठीक है। ये ऐसा कारक है जो कि गीले होने पर आकार या ढलाई को बदलने की क्षमता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन 1994 कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपदा प्रबंधन विश्व सम्मेलन 1994 में योकोहामा में
आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1994 में जो आपदा प्रबंधन से संबंधित विश्व सम्मेलन हुआ था वो योकोहामा में करवाया गया था। हिरोशिमा या फिर टोक्यो लगा के मत आना, योकोहामा आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 42वीं और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कौन सी है? तो भारत की कौन सी है 42वीं और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सोकर आर्द्र भूमि। ठीक है, सोकर आर्द्र भूमिता यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। ये आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? लद्दाख में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ताप्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस सेक्शन में भी ये पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो ताप्ती नदी है। इसके अलावा एक और नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो भारत में जाकर पश्चिम साइड में गिरती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, बांधों के निर्माण के कारण नदियों में मौजूद जलीय जंतुओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो बांधों के निर्माण के कारण नदियों में मौजूद जलीय जंतुओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो नकारात्मक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि बांधों के निर्माण से जो जलीय जीव होते हैं उनका आवास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, वो जहाँ पे रह रहे होते हैं उनका आवास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इसके बाद में उनका जो भोजन है, खाना है, ठीक है, जिसको हम भोजन कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद में जो पानी की क्वालिटी होती है, पानी की जो क्वालिटी होती है ये भी प्रभावित होती है बांधों के निर्माण से। ये भी जलीय जंतुओं पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है? तो कौन सी मृदा में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बलुई मृदा। ठीक है, बलुई मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। मिट्टियों के बारे में डिटेल डिस्कशन कंटेंट में किया जाएगा, वीडियोस में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण कौन सा है? अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस चक्र जो है ये अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण है। बाकी जो चक्र हैं इनका डिटेल डिस्कशन हम लोग कंटेंट में करेंगे। सारे चक्रों को आपको पढ़ना है, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेशम कीटों का व्यावसायिक पालन कौन सा है? तो आपको पता होगा कि रेशम कीटों का जो व्यावसायिक पालन है इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर को रेशम कीटों का व्यावसायिक पालन, सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है हम रेशम कीटों का पालन करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आर्बोरी कल्चर किसे कहते हैं? तो आर्बोरी कल्चर जो है ये पेड़ पौधों से संबंधित जो कृषि होती है, इनका जो इनके ग्रोथ के लिए जो हम लोग बोल सकते हैं कि पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसके बारे में जो नियम कानून आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कल्चर। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आर्बोरी कल्चर जो है ये पेड़ पौधे से संबंधित, ठीक है। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से संबंधित। ठीक है, सभी को पता होगा मधुमक्खी पालन को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। अगला है और लास्ट है यहाँ पर एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब क्या है? एक्वा का मतलब ये होता है जलीय। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है एक्वा का, यही होता है जलीय। एक्वामैन एक मूवी भी आई थी, ठीक है, आपको याद होगा। तो जलीय शाब्दिक अर्थ है इसका। एक्वाकल्चर का मतलब ये होता है कि जलीय पौधों और पशुओं, ठीक है, जलीय जो पौधे होते हैं और उनमें रहने वाले जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं छोटे मोटे, इनके पालन से संबंधित चीजें यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक्वाकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से किस प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में किस प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है? आपको पता होगा प्रेरी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है प्रेयरी। तो प्रेरी घास का मैदान जो है ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ये अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका नहीं लिख के सीधे अर्जेंटीना बोल देगा। तो अर्जेंटीना में निम्नलिखित में से किस प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है? तो प्रेरी बोलते हैं इसको। डाउन्स जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था बहुत समय पहले कि जो ये घास के मैदान है इनको हम कैसे याद करें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया का मैप है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये एकदम से डाउन में है। ठीक है,
तो डाउन से हम कोड कर सकते हैं कि डाउन इसको बोलते हैं। वेल्ड का हमने बताया था कोड करके दक्षिण अफ्रीका है, सॉरी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। कभी इन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता है तो इनको हम वेल्डन बोलते हैं कि बेटा जाओ, ठीक है, आपकी वर्ल्ड कप जीत के आना। तो वेल्डन दक्षिण अफ्रीका, या फिर जीत लिया इसलिए हम इसको वेल्डन बोल रहे हैं, तो इसको वेल्ड को ऐसे कोड करके याद करना है। लास्ट है पंपास, ठीक है, तो पंपास आपका कहां पर स्थित है? पंपास जो है ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। मैंने सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी। प्रेरी जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अर्जेंटीना में नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। और जो पंपास है ये आपका अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना में है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। कोड आपका ये है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद आ रहा है, अर्जेंट पेपर देने जाना है, ठीक है। जैसे कोई जा रहा है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसका, ठीक है, तो जो लोग उसको उठाने आएंगे तो वो बोलेगा कि मुझे जल्दी से अपनी बाइक दे दो, मुझे अर्जेंट पेपर देने जाना है, ठीक है। तो अर्जेंट अर्जेंटीना, और पेपर का मतलब पंपास हो गया। और प्रेरी का मतलब आपको कैसे याद करना है कि नॉर्थ अमेरिका में है, तो नॉर्थ अमेरिका के लोग कभी कभी आप देखते होंगे प्रेयर ज्यादा करते हैं, ठीक है, ओ गॉड मेरा ये काम करवा देना, ठीक है, तो प्रेयर से संबंधित है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि प्रेरी, आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि पर ऊपरी वायु परिसंचरण कौन सा है? तो ऊपरी वायु परिसंचरण ये है जेट प्रवाह, ठीक है। ये क्या है? ऊपरी वायु परिसंचरण का मतलब ये काफी ऊपर होता है, जेट प्रवाह जो होती है वहां के माध्यम से, जेट प्रवाह के माध्यम से ऊपरी वायु परिसंचरण होता है भारत की मुख्य भूमि पर, ठीक है। बाकी डिटेल हवाओं के बारे में हम क्लास में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर ताज ट्रेपेजियम का एक हिस्सा है? एक ऐसा क्षेत्र जहां ताजमहल को चमक खोने से बचाने के लिए वायु प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि ताजमहल में एसिड रेन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से इसका जो रंग है ये धूमिल पड़ रहा है, जो सफेद रंग है इसका ये थोड़ा थोड़ा सा कालीमा इस पे छा रही है। तो आसपास को जो क्षेत्र हैं, जो आसपास के जो क्षेत्र पड़ते हैं, ताजमहल के आसपास जो क्षेत्र पड़ते हैं, वहां की वायु को प्रदूषण से बचाया जाता है, इसके लिए कोशिश की जा रही है। तो ताजमहल के आसपास आपका मथुरा है, तो मथुरा को कोशिश किया जा रहा है कि इसका जो वायु है, ठीक है, वो कम प्रदूषित रहे ताकि ताजमहल हमारा सुरक्षित रहे। इसी को हम ताज ट्रेपेजियम का एक हिस्सा मानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।